आपने 55,000 इमामों के अलावा किसको तनख्वाहें दी बताइए। एक 70 साल की महिला को घर में घुसकर मारा पीटा और उसका क्या हाल कर दिया, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। हर रोज दर्जन भर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को शैतान से लेकर और तमाम तरह की गालियां भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में दी जा रही हैं। ये सब उसी का परिणाम है। आप पूरी तरीके से चुनाव हार रही हैं। हाँ, 2 मई तक प्रयास करने का अधिकार उनका भी है और उनकी जितनी भी टीम, जो भी 1-2 नेता उनके साथ बचा हुआ है या वो बुआ भतीजा बेचारे बचे हैं, उसके बाद साथ में बैठकर अपना कहीं ना कहीं कैरम बोर्ड खेला करेंगे। किसी को अपने भतीजे को बचाना है, किसी को अपने बेटे को बचाना है, किसी को अपना तख्त बचाना है, किसी को परिवार बचाना है, किसको यही सब करना है सबको। और आप ये देखिएगा, अब की बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 220 प्लस लेकर आएगी। सर, वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और इसी चुनावी रणनीति के बीच ममता बनर्जी की तरफ से तमाम तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं। कभी वो कुछ कहती हैं, कभी वो कुछ कहती हैं और अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में आकर झूठ बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ममता दीदी अब जिस तरह से बौखला गई हैं, उनको पता है कि उनका जो किला था वो तो ध्वस्त होने वाला है। कहीं ना कहीं जिस तरह की तमाम चीज़ें रही हैं, 10 साल का जो कुशासन रहा है, 10 साल में जो टोलाबाजी रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार उजागर करती रही है, 10 साल में जो पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं और वो तमाम चीज़ें उनके बिहाफ पर जिस तरह से अब रैली आपने देखी होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैसी रही। हम तो झूठ क्यों बोलेंगे, हम तो जवाब मांग रहे हैं आपसे। हम आपसे कहते हैं कि 10 साल आप इस प्रदेश में आपने राज किया है, आप अपना मैनिफेस्टो लेकर जाइए जनता के बीच में। आपने मैनिफेस्टो जो 2011 में रिलीज़ किया था और फिर उसके बाद रिलीज़ किया और फिर आज 2021 में क्या अचीव किया आपने बताइए। आपने 55,000 इमामों के अलावा किसको तनख्वाहें दी बताइए। आप बताइए प्रदेश की जनता को कि वहाँ पर माइनॉरिटी अपीजमेंट किस हद तक हुआ। आप बताइए अपनी जनता को कि दुर्गा पूजा को कराने के लिए किस तरह से आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा वहाँ की जनता को, तब जाकर उनको वो राइट मिला। बताइए जनता को अपनी जाकर ये। तो ये बातें जो हम बता रहे हैं, ये बातें वहाँ की जनता को पता है, वो जनता ने बर्दाश्त करी है। हम उन्हीं चीज़ों को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अगर आपके पास इसके उलट कोई तस्वीर है जो आपने बनाई है, जो चीज़ें बेहतर की हैं, जो आपने उस प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आप जनता को वो बताइए। जनता अपने आप तय कर लेगी। लेकिन जहाँ तक बात झूठ बोलने की है, रिपोर्ट कार्ड हमें नहीं देना है। रिपोर्ट कार्ड प्रदेश सरकार की तरफ से ममता दीदी को देना है, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हुई है। ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी की वजह से। पर वेस्ट बंगाल में महिलाएं इतनी ज़्यादा सुरक्षित हैं कि वो रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घूमती हैं। एक 70 साल की महिला को घर में घुसकर मारा पीटा और उसका क्या हाल कर दिया, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। इतना बुरा हाल तो मुझे लगता है कि किसी प्रदेश तो छोड़ दीजिए, मेरे देश का किसी दूसरे देश में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 70 साल की महिला को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उनका बेटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। और आप कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। अब घर में घुसकर लोगों को मार दे रहे हैं। अभी पिछले दिन कुछ दिनों पहले एक संघ के कार्यकर्ता थे उनकी वाइफ को, उनके बेटे को, और वो प्रेग्नेंट थी, उनको मार दिया गया था, काट दिया गया था। उसका मामला अभी तक कुछ खुलकर निकल कर आया नहीं है। एक 70 साल की महिला को घर में घुसकर मारा, उसका कुछ आया नहीं है। प्रियंका नाम की कार्यकर्ता को मीम शेयर करने पे अंदर डाल दिया गया। ऐसे आप महिलाओं को सशक्त करेंगे? ऐसे आप महिलाओं को सेफ रखते हैं अपने राज्य में? अगर इसको सेफ्टी कहते हैं तो माफ़ कीजिए, आपसे ज़्यादा बुरा हाल किसी और राज्य का इस देश में है नहीं। और अगर आपने उस पर काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 18 सीटें नहीं आती। और अगर आपने ये काम किया होता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए, 50% से ज़्यादा वहाँ पर महिला है। महिलाओं ने इस बार मन बनाया है कि जितनी चीज़ें हैं, जैसा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, उज्ज्वला से लेकर तमाम योजनाएं हमने दी, अपनी बहनों को आगे भी देंगे। बहुत सारी सुविधाएं जो आपने नहीं जाने दी उनको भी बंगाल में लेकर जाएंगे। लेकिन इस बार इस बंगाल की महिलाओं ने भी इस चीज़ के लिए मन बना लिया है, क्योंकि 2011 में उन्होंने ममता दीदी पर भरोसा करके उनको मैंडेट दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस प्रदेश ने 10 साल में देखा है। सर, आपने प्रदेश और देश की बात की तो देश की जनता आज ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी इस तरीके के बयान बाजी और बौखलाई हुई नजर इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी जो पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी ये बंगाल में 7 तारीख की, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि दीदी की गाड़ी, मतलब दीदी की जो स्कूटी है वो पलटने वाली है नंदीग्राम में। इस तरीके की बातों को लेकर तो नहीं बौखला रही है ममता बनर्जी? देखिए, मैं कहता हूँ बॉस लेवल ट्रोलिंग तो इसे ही कहते हैं जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने की। मैं गौरवशाली हूँ कि मैंने सचिन तेंदुलकर की बैटिंग और मेरे देश के प्रधानमंत्री की रैली एक ही युग में एक ही साथ देख ली है। मतलब एक अलग लेवल का सरकाज़म और रियलिटी भी है। जिस तरह से ममता दीदी किसी भी चीज़ को टारगेट करती हैं, ये अपने आप में एक रियलिटी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते।
आपने एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर आप चली गई हैं और वहाँ पर जाकर आपको लगता है कि आप वहाँ से जीत जाएंगी, या फिर आपको वहाँ से लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे एक्सेप्टेंस। मैं वही कहना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा बौखलाना उनका ये भी है कि लगातार वो कोशिश कर रही हैं अपनी पार्टी को संभालने की, लगातार कोशिश कर रही हैं अपने नेताओं को रोकने की। आप मुझे एक चीज़ बताइए, हर रोज़ दर्जन भर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, हर रोज़ दर्जन भर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। अब मेरे देश के कुछ लोग ये भी कहेंगे तो फिर आप ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में और उनमें फ़र्क क्या हुआ। लेकिन बंगाल की राजनीति कमोबेश ऐसे ही चली है। 2011 में भी इसी तरह से लेफ्ट वामपंथ से निकलकर बहुत नेता ममता दीदी की तरफ आए थे, तब उनको वो सभी नेता बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत बढ़िया लग रहे थे। आज वही जब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला एक ऐसा इलेक्शन है जो राइटिंग ऑन द वॉल है। हर जगह जब इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी सब पार्टियों के बीच में एक पैनिक होता है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत क्लियर है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ममता दीदी ही प्रवक्ता हैं, ममता दीदी ही नेता हैं, ममता दीदी ही मुख्यमंत्री हैं, ममता दीदी ही विधायक हैं, ममता दीदी ही सांसद हैं, ममता दीदी राज्यसभा सांसद हैं, सब वही कर रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा सांसद तो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादातर सांसद तो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, विधायक तो सारे आपके बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, आपके संगठन के लोग छोड़कर आ रहे हैं, आपके सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स छोड़कर इधर आ रहे हैं, और वो भी 1 2 4 नहीं, 10 10 20 20 से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनके पास अब वो लड़ने की स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। चुनाव एक टीम का काम होता है, आपका चुनाव का एक चेहरा हो सकता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो हजारों लाखों कार्यकर्ता, उसके बाद नेता, लोअर लेवल नेता, फिर आगे रणनीति बनाने के लिए तमाम नेता चाहिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, चेहरा मान लीजिए उनके पास है भी 1% के लिए, जो कि धूमिल हो चुका है, लेकिन ममता दीदी का चेहरा अगर उनके पास है भी, बावजूद उसके उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नेता कहाँ हैं? अब क्या एक चीज़ बताइए, बूथ पर जाकर ममता दीदी खड़ी होंगी कि टीएमसी को वोट दो जाकर? नहीं ना, उन्हीं के नेता, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के लोग जिन्होंने पार्टी को 10 साल तक सर्व किया वही कर सकते हैं। लेकिन अब वो है ही नहीं पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ममता दीदी को उसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है। और यकीन मानिए, ये जैसा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को शैतान से लेकर और तमाम तरह की गालियाँ भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में दी जा रही हैं, ये सब उसी का परिणाम है। आप पूरी तरीके से चुनाव हार रही हैं। हाँ, 2 मई तक प्रयास करने का अधिकार उनका भी है, और उनकी जितनी भी टीम, जो भी 1 2 नेता उनके साथ बचा हुआ है, या वो बुआ भतीजा बेचारे बचे हैं, उसके बाद साथ में बैठकर अपना कहीं ना कहीं कैरम बोर्ड खेला करेंगे। क्योंकि चीफ मिनिस्टर आवास से लेकर तमाम सारी चीज़ें तो चली जाएंगी, सरकार जांच करेगी, सब कुछ होगा, उसके बाद जो घोटाले हुए हैं वो निकल कर आएंगे। तो मैं कहता हूँ उसके बाद के लिए कम से कम उतने तो नेता रख लेते कि जीवन सही से कट जाता। क्योंकि हालात उनके देखकर लग नहीं रहा है, जिस तरह से टीएमसी से लोग जा रहे हैं, एक होता है चुनाव हारना और एक होता है पार्टी खत्म होना। आप यकीन मानिए, तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट है इस समय। उनके पास मुट्ठी भर नेता नहीं रह गए हैं। आप किसी भी नए व्यक्ति को, जब आपके पास ऑप्शंस ना हो, विधायक ना हो, सब छोड़ के चले गए हो, आप किसी नए व्यक्ति को चुनाव में उतार कर ये कह सकते हैं कि हम युवाओं को चांस दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। युवाओं छोड़िए, आपको नए लोगों को चांस देना ही पड़ेगा, क्योंकि पुराने तो छोड़ के चले गए। आपने जिस तरह से माहौल बनाया, सब छोड़कर चले गए, और अभी तो फिलहाल मिथुन भी आ गए हैं। सर, अभी आज जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने इसी सेंचुरी में, मतलब इसी युग में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग भी देख ली और पीएम नरेंद्र मोदी की रैली भी देख ली। तो और यहाँ पर ये भी बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हुई उसको लेकर एक तरफ तो ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, उन्हें ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, दूसरी तरफ एनसीपी के शरद पवार भी ये बात कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास रैली करने का टाइम है, पर जो 100 दिन से किसान बैठे हैं उनके लिए बात करने का टाइम पीएम नरेंद्र मोदी के पास नहीं। शरद पवार जी को मैं सीधा कहना चाहता हूं, 11 दौर की बातचीत हुई है। 11 दौर की बातचीत में मेरे देश के कृषि मंत्री और तमाम मंत्री मौजूद रहे, और आप ये तय कर लीजिए कि आपको कृषि के जो संशोधन है उन पर बात करनी है, कृषि बिल पर बात करनी है, या सिर्फ प्रधानमंत्री के होने भर से कुछ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लगातार संवाद की स्थिति बनाए हुए हैं, संवाद करने के लिए तैयार हैं, 11 बार संवाद कर चुके हैं, वो मुद्दा भी सुलझेगा। लेकिन चुनाव भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है, उसका मनाना बेहद ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, जहाँ तक बात प्रधानमंत्री जी की रैली की है, तो प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेंस ही इतनी है। आप भी निकल कर देखिए इस देश में, चुनावी राजनीति में जाकर देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, स्वागत करता हूँ मैं आपका। वेस्ट बंगाल में स्वागत करता हूँ मैं आपका, आइए ना। एक चीज़ हमें इस देश में समझनी पड़ेगी आज के समय में, एक युवा होने के नाते मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, और सभी से कहना चाहता हूँ, स्टेट कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे इसके अलावा केरला हो, चाहे असम हो, कहीं भी चले जाइए आप, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, हर राज्य में बीजेपी वर्सेस ऑल है। एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ इस देश की जितनी भी कमोबेश पार्टियां हैं
सब हैं। यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, जो कि 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हुए एक तरफ शिवसेना भी नजर आ रही है, क्योंकि शिवसेना ने भी कह दिया कि हम वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, दीदी को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हो गई, हम भी वहां पर जाएंगे, अब हम जाके किसानों से बात करेंगे। इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हो? माफ़ कीजिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, जो संजय राउत जी ने कहा कि हम वहाँ जाकर ममता दीदी को समर्थन करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में तो लड़े थे ना चुनाव, जितनी सीटों पर लड़े थे उसमें से 80% तो डिपॉजिट खत्म हो गया, उनका जमानत जब्त हो गई। 2 वोट नहीं है आपकी महाराष्ट्र से बाहर, महाराष्ट्र में भी पीछे दरवाजे से आपने सरकार बनाई है, और हम समर्थन करेंगे दीदी का। वो तो हमें पता ही है उसमें समर्थन क्या करना है, पूरा देश जानता है। मैंने कहा ना आपको, ये बीजेपी वर्सेस ऑल है, ये नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल है, और यही रहने वाला है, क्योंकि सबकी साख की, परिवार की, किसी को अपने भतीजे को बचाना है, किसी को अपने बेटे को बचाना है, किसी को अपना तख्त बचाना है, किसी को परिवार बचाना है, किसको यही सब करना है सबको। तो कहीं ना कहीं जब ये सब माहौल बन जाता है तो एक व्यक्ति जो देश के लिए लड़ रहा है उसके खिलाफ सारे खड़े हैं। और राज्य कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी नेता हो, कमोबेश सब बीजेपी से ही लड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये समर्थन की बात है, अखिलेश जी ने भी कहा कि हाँ मैं समर्थन देता हूँ बंगाल में। आप अपने राज्य में जब लड़ाइयाँ या कुछ धरने होते हैं आपकी पार्टी के, या समय समय पर, तो आप लंदन भाग जाते हैं और समर्थन दे रहे हैं वेस्ट बंगाल तक जाकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप सक्रिय रह नहीं पाते, क्योंकि आपको हर 2 महीने में लंदन घूमने जाना होता है, आप थक जाते हैं, और समर्थन दे रहे हैं वेस्ट बंगाल का। समर्थन दीजिए, आपका अधिकार है पूरी तरीके से। लेकिन ये बात साफ है कि चाहे कोई एक सांसद वाला है, एक विधायक वाला है, 100 वाला है, 200 वाला है, ये है सब बीजेपी के खिलाफ है। और इस देश की जनता को ये समझना भी पड़ेगा कि वोट स्प्लिट के लिए आपको 10 चेहरे ज़रूर दिखाई देते होंगे, डिबेट में 10 विंडो में 10 अलग अलग नेता दिखाई ज़रूर देते होंगे, और इसके अलावा तमाम जगहों पर, तमाम मंचों पर जब बहस और डिस्कॉस की बात आती है तो वहाँ पर अलग अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व ज़रूर करते होंगे। लेकिन इन सब का कॉमन एजेंडा नरेंद्र मोदी से नफरत करना, देश से नफरत करना और उसके खिलाफ होना। तो हम चुनाव में कहीं भी जाएं, ये बीजेपी वर्सेस ऑल है। हम चुनाव में कहीं भी जाएं, ये मोदी वर्सेस ऑल है। हम चुनाव में कहीं भी जाएं, हमें अकेले लड़ना है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बेहतर है वो ये कि इस देश की जनता हमारे साथ है, प्रदेशों की जनता हमारे साथ है। उन्होंने टाइम एंड अगेन इस देश की लीडरशिप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास दिखाया है, और वही हमारी ताकत है। हम उनके बीच में जाकर उन्हीं के बीच में लड़ेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से संवाद स्थापित करेंगे, और वहाँ पर जो भी कोई करप्शन से लेकर तमाम चीज़ें होंगे, हम उन्हीं पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी जो 3 सीटों पर थी वेस्ट बंगाल में, आज 18 पर और तमाम जगहों पर है, तो ये जनता की ही जीत है। ये कितने भी बुआ भतीजा, चाचा भतीजा, बाप बेटे कितना भी इकट्ठे हो जाएं, जनता सब जानती है कि जो देश का एक बेटा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के साथ चलना है, वही इस देश को आगे लेकर जाएंगे, और वो मानते भी हैं। और आप ये देखिएगा, अब की बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 220 प्लस लेकर आएगी।